आप देख रहे हैं जी सलाम। हम पेश कर रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। और इराक जल्द ही अपना एक आला सतही वफ्द वाशिंगटन भेजने वाला। ये वफ्द अमेरिका से ईरान पर आयत पाबंदी से इराक को अलग रखने की अपील करेगा। इराकी वजीर आजम आदिल अब्दुल मेहंदी ने बगदाद में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने ईरानी गैस की दरामदाद जारी रखने की दरख्वास्त की जाएगी और यह भी कि गुज़िश्ता 5 नवंबर को ईरान पर दोबारा पाबंदी आयद करने के बाद गैस इंपोर्ट के हवाले से अमेरिका ने इराक को 1.5 माह की मोहलत दी थी। इसके जराये के मुताबिक ईरान का मुतबादिल तलाश करने के लिए उसने 2 साल की मोहलत मांगी है। वाज़ेह हो कि इराक के सियासी और तिजारती मामलात में ईरान का खासा अमल और दखल माना जाता है। ताज़ा पाबंदी खित्ते में ईरानी असरात को जायल करने की कोशिश के तौर पर देखी जा रही है। एक रोज कबल ही इराकी वजीर आजम ने बगदाद दौरे पर आए अमेरिकी वजीर तवानाई रिक पेरी से मुलाकात की थी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका मामले को संजीदगी से समझने की कोशिश करेगा। गैस बेहद अहम और ज़रूरी है हमारे लिए। लगता है कि अमेरिका इस मामले को समझने की कोशिश करेगा। इस ज़िम्न में कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। अमेरिका मामले के हल के लिए इराक से ताउन कर रहा है और चाहता है कि इराकी मफादात को नुकसान न पहुंचे। हम इसी हवाले से बातचीत कर रहे हैं। मामला तय पाने के बाद इराकी वफ्द वाशिंगटन जाएगा। मगरबी किनारे और गाजा पट्टी में इजरायली जबर और जारहियत के खिलाफ इसराइल के हुकूक इंसानी की वाबस्ता तंजीमों ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक ह्यूमन राइट ग्रुप बैत सलेम ने इजरायली फौज के उन दावों को मुस्तरद कर दिया कि गुज़िश्ता 4 दिसंबर को फौज से तसादुम के दौरान मोहम्मद हालाब नामी फलस्तीनी जवान हलाक हुआ। ग्रुप ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए साबित किया कि 4 दिसंबर को वहां किस तरह का तसादुम नहीं हुआ था। वीडियो में कार के पीछे 2 इजरायली फौजियों को असलहे के साथ दिखाया गया है, जबकि शहीद नौजवान के हाथ में महज के अगर हम बात करते हैं उनके साथ उनके हाथ एक लकड़ी थी। वीडियो के किसी भी एंगल में नौजवान को इजरायली फौजियों पर हमला करते हुए नहीं देखा गया है। हादसे के बाद से ही हबाल के घर में मातम छाया हुआ है। गमजदा वालिद का कहना है कि महज खुदनुमाई के लिए इजरायली फौज इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को इजरायली फौज ने तलकारेम में 22 साल नौजवान मोहम्मद हबाली को सर में गोली मारकर शहीद कर दिया था। इजरायली फौज के तर्जुमान ने उस वक्त कहा था कि पुरतशद्दुद हुजूम को रोकने के लिए उसने कम मौलिक हथियारों का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब जबकि इसका वीडियो सामने आ गया है तब इजरायली फौज ने मामले की जांच का हुक्म दिया है। उन्हें इसराइली फौज पर ताज्जुब हुआ। उसके हाथ में सिर्फ एक झाड़ू था, वो वहां पर था। उसने उन्हें देखा, तब उन्होंने उस पर फायर कर दिया। उन्होंने बेहद करीब से उसे गोली मारी। ये सजा से कम नहीं। मुझे लगता है कि वो अपने ऑपरेशन में नाकाम हो गए थे। वो किसी को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन हीरो बनने के चक्कर में मेरे बेटे को कत्ल कर दिया। इस तरह का काम उनके नजदीक काबिल सताइश होता है। उधर एक नई पेशरफ्त के तहत गाजा पट्टी में इंसानी इमदाद का शोबा देख रहे कतरी सफीर ने पुराशोब इलाके में एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ पेश की है। एयरपोर्ट की तजवीज़ उस इलाके के लिए पेश की गई है जिसका इजराइल ने ब्लॉक कर रखा है। हालांकि इस तजवीज़ पर अभी तक इजराइल की जानिब से किसी तरह का बयान नहीं आया है। वाज़ेह है कि इजराइल और अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से कतर गाजा में इंसानी इमदाद के मुख्तलिफ शोबों में बड़े पैमाने पर माली ताउन कर रहा है। कतरी हुक्काम के मुताबिक इजरायली हुकूमत ने सिक्योरिटी को लेकर मौजूदा तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ताहम कतर को उम्मीद है कि इस हवाले से इजराइल को मुतमईन कर दिया जाएगा। ऐसी भी खबर है कि इजराइल ने जवाब में अपने इलाके में एयरपोर्ट बनाने की तजवीज़ दी है, जिसे कतर ने मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह है कि 1998 में तारीख साज मुआहदे के बाद फ़लस्तीन में पहला बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट कायम हुआ था, लेकिन 2001 में अल अक्सा इंतफादा के दौरान इसराइल ने इसे तबाह कर दिया था। 2005 में फ़ौज के हटने के बावजूद गाजा के मैदानी, हवाई और समंदरी साहली इलाकों पर इसराइल का सख्ती से पहरा बदस्तूर कायम है। यमन में क़याम अमन को लेकर के मुतहारिब ग्रुपों के दरमियान अभी तक अहम मामलात पर इत्तफाक़ राय नहीं बन पाई है। खबरों के मुताबिक दोनों ग्रुप अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी सफ़ीर मार्टिन ग्रिफिथ का भी कहना है कि अहम नुकात पर हौसियों और यमनी हुकूमत के नुमाइंदों के माबैन इख्तलाफ बना हुआ है। इनमें से हौदीदा में जंगबंदी और सना एयरपोर्ट को दोबारा खोलना अहम मुद्दा है। लेकिन अच्छी बात है कि बातचीत का सिलसिला
जारी है। सालसी का किरदार अदा कर रहे अक़वाम मुत्तहिदा को उम्मीद है कि बाइज्जत तरीके से दोनों फरीक किसी मुआहदे पर राजी हो जाएंगे। बातचीत आइंदा जुमेरात तक जारी रहेगी। ग्रिफिथ के मुताबिक अगले मरहले की बातचीत 2019 की किसी तारीख पर मुमकिन है। अक़वाम मुत्तहिदा चाहता है कि साहली शहर होदिदा में फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए। वाज़ेह है कि मुल्क के ज्यादातर अहम हिस्सों पर हौसियों का कब्जा है। यूएन की कोशिश है कि दोनों फरीक तशद्दुद और तसादुम का रास्ता तर्क करके सियासी अमल को फरोग दे। ग्रिफिथ ने कहा कि कैदियों के तबादले को लेकर जल्द ही ऐलान किया जाएगा, जबकि सना एयरपोर्ट को खोले जाने का ऐलान फरीकैन की मंजूरी के बाद किया जाएगा। Of course, we've also been talking about Hodeidah and also about Taiz. These are two major population zones in Yemen caught in war. I'm hopeful that we can reach agreements on the de-escalation to reduce the fighting in both places. I'm hoping that we can. We're not there yet. तेल की बरामदात करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक से कतर की अलहदगी के ऐलान से आलमी सियासत पर गहरे माशी असरात मुरतब होंगे। माहिरीन के मुताबिक हाल ही में वियना समिट के दौरान तेल की पैदावार यौमिया 12 लाख बैरल तक महदूद करने का फैसला कतर से के अलग होने के असरात को खास तौर से जायल करने के पेश नजर लिया गया। इनमें से 2/3 हिस्सा ओपेक ममालिक का होगा, बाकी का हिस्सा रूस समेत गैर ओपेक ममालिक का होगा। कतर का कहना है कि वो अपना ध्यान अब गैस प्रोडक्शन पर लगाना चाहता है। हालांकि हलीफ ममालिक ने उस पर ओपेक में बने रहने का दबाव बनाया, लेकिन दोहा अपने फैसले पर कायम है। कतर का कहना है कि मौजूदा फैसला मुस्तकबिल को ध्यान में रखकर लिया गया है और इसका मौजूदा इलाकाई सियासत से कोई लेना देना नहीं है। माहिरीन का मानना है कि सऊदी अरब और उसके हामियों की जानिब से आयद पाबंदी के खिलाफ दोहा ने यह फैसला किया है। वाज़ेह है कि ओपेक में सऊदी अरब की खास हैसियत है और वो तेल की कीमतों में इजाफा चाहता है, जबकि कतर शुरू से ही अपनी अलहदा शनाख्त के लिए कोशा है। इसके अलावा तुर्की, ईरान, कुवैत और ओमान से दोहा की बढ़ती नज़दीकी को भी माहिरीन सऊदी अरब के लिए एक तगड़ा झटका मान रहे हैं और इलाके में मजहबी बुनियाद पर भी दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफ परवान चढ़ रहे हैं। जीसीसी से अमीर कतर की गैर हाजिरी भी इसी हिकमत अमली का हिस्सा माना जा रही है। इसके माहिरीन के मुताबिक मुस्तकबिल में इसराइल के खिलाफ खित्ते में एक नया गठजोड़ बनने का भी इम्कान है। बहरीन के कौमी फुटबॉल खिलाड़ी हकीम अल अराइबी ने थाईलैंड हुकूमत से खुद को खलीजी रियासत को न सौंपने की अपील की है। आज उसे अदालत में पेश किया गया। जिस वक्त उसे अदालत में पेश किया गया उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे। अल अराइबी ने थाई हुकूमत के अलावा आलमी बिरादरी और ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत से ताउन की अपील की है। वाज़ेह है कि 2017 में ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने उसे सियासी पनाह देने का फैसला किया था। ऑस्ट्रेलियाई वजीर खारजा पाइनी ने थाई हुकूमत से अराइबी को फौरन रिहा करने का मुतालबा किया है। इसके अलावा आसियान ह्यूमन राइट्स पार्लियामेंट और फीफी ने भी अराइबी को फौरन ऑस्ट्रेलिया को सौंपने का मुतालबा किया है। बहरीन की कौमी टीम का हिस्सा रह चुके अल अराइबी पर शाही हुकूमत की मुखालफत का इल्जाम है। बहरीन की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने उसके खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद थाई पुलिस ने गुज़िश्ता 27 नवंबर को उसे गिरफ्तार किया। अराइबी पर बहरीन में एक पुलिस स्टेशन में तोड़ फोड़ करने का भी इल्जाम है। इसकी पादाश में उसकी गैर मौजूदगी में अदालत ने उसे 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। ह्यूमन राइट्स का कहना है कि बहरीन की जेलों में उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया था। कहा जा रहा है कि 2011 में अरब बहारा के दौरान उसके भाई ने बहुत एक्टिव रोल अदा किया था और इस वजह से भी बहरीनी हुकूमत उसे टारगेट कर रही है। इधर शुरुआती तात्तुल के बाद बिल आखिर आलमी बिरादरी ने हिजरत के हवाले से बैन अक़वामी मुआहदे को तस्लीम कर लिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल सेक्रेटरी के मुताबिक ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन यानी कि GCM के मुआहदे को दुनिया के 160 से ज्यादा मुल्कों ने तस्लीम कर लिया है। मोरक्को की राजधानी मराकश में मुनक्किद इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस के दौरान GCM के मसवदे को मंजूरी दी गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता जुलाई में से UN के मेंबर ममालिक ने मंजूरी दी थी। अपनी नौइयत का ये पहला ड्राफ्ट है जिसमें कि हिजरत से मुताल्लिक तमाम
قوائف کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ ڈرافٹ میں 23 نکاتی ہدایات درج ہیں جن پر عمل آوری ضروری ہے۔ ممبران کی اکثریت نے اس مسودے پر دستخط کر دیا، لیکن امریکہ، پولینڈ، سلوواکیہ اور چلی سمیت درجنوں ممالک نے اس پر سائن نہیں کیا ہے، جبکہ بلغاریہ، اٹلی، اسرائیل، سوئٹزرلینڈ جیسے ملک اس کو لے کر کے تذبذب کا شکار ہیں۔ ان ممالک کی خاص تشویش کو دور کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ معاہدے میں سبھی ممالک کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کیا جائے گا۔ Today, more than 80% of the world's migrants move between countries in a safe and orderly fashion. But unregulated migration bears a terrible human cost. A cost in lives lost on perilous journeys across deserts, oceans and rivers. And a cost in lives ruined at the hands of smugglers, unscrupulous employers and other predators. More than 60,000 migrants have died on the move since the year 2000, and this is a source of collective shame. And of course, behind every number is a person, a woman, a child, a man, who simply dream for what any one of us dream: opportunity, dignity, and a better life. The compact is not a treaty. Moreover, it is not legally binding. But whether their movement is voluntary or forced, and whether or not they have been able to obtain formal authorization for movement, all human beings must have their human rights respected and their dignity upheld. To deny these and to vilify any group of people is the road to dehumanization and horror. We must not succumb to fear or false narratives. عالمی یوم حقوق انسانی کے موقع پر چین کے محکمہ اطلاعات نے ملک میں انسانی حقوق کے حوالے سے وائٹ پیپر جاری کیا۔ وائٹ پیپر میں برسر اقتدار جماعت اور کمیونسٹ پارٹی کی دل کھول کر تعریف کی گئی ہے، لیکن رپورٹ میں شینجیانگ صوبے اور یہاں پر رہنے والے مسلمانوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ بین الاقوامی سطح پر اس طرح کی خبریں لگاتار آتی رہی ہیں کہ یہاں پر رہنے والے ویگر مسلمانوں کی مذہبی آزادی سلب کر لی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اقتصادی اور معاشی سطح پر بھی ان کے ساتھ تفریق برتی جاتی ہے۔ موجودہ رپورٹ میں سماجی اور معاشی اصلاحات شروع ہونے کے بعد ملک میں انسانی حقوق کی بہتر ہوتی صورتحال کا ذکر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اصلاحات کے نفاذ کے بعد ملک میں سماجی انقلاب رونما ہوا ہے، جس کی وجہ سے چین نے سوشلزم کو ایک نئی جہت عطا کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 40 سالوں میں چینی عوام کی معیار زندگی میں بدلاؤ کے ساتھ ساتھ بنیادی حقوق پر خصوصی دھیان دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چینی حکومت انسانی حقوق کی حفاظت اور اسے فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور اسے مزید اس میں اصلاح کے لیے وہ پرعزم بھی ہے۔ چینی ٹیلی کام کمپنی ہواوے کی چیف فائنینشیل آفیسر مینگ وانگجو کو بالآخر ضمانت مل گئی ہے۔ بینکوئر کی ایک عدالت نے وانگجو کو $75 لاکھ اور دوسری شرائط کے ساتھ ضمانت دے دی ہے۔ ان کی ضمانت جی پی ایس ٹریکنگ سسٹم استعمال کرنے اور رات 11 سے صبح 6 بجے تک اپنے گھر میں رہنے سے مشروط ہوگی۔ واضح ہے کہ امریکہ نے کینیڈا سے وانگجو سونپنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کا الزام ہے کہ ہواوے ہانگ کانگ میں واقع شیل کمپنی کے ذریعے ایران کو کل پرزے بیچ رہے ہیں، جو کہ امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ اس ضمن میں وانگجو پر گمراہ کن جانکاری دینے کا بھی الزام ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ گزشتہ 1 دسمبر کو ہواوے کی سی ایف او کو امریکہ کی شکایت پر وینکوئر ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ وانگجو کی گرفتاری چین اور امریکہ کے درمیان سیاسی تنازع کے سبب بن گئی ہے، اور وانگجو کی گرفتاری پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کو طلب کر سخت اعتراض بھی کیا ہے۔ بریگزٹ ڈیل پر ووٹنگ ملتوی کرنے کے بعد سے ہی برطانیہ کے سیاسی حالات تیزی سے کروٹ بدل رہے ہیں۔ مختلف یورپی ممالک کی راجدھانی کا دورہ کرنے کے بعد وزیر اعظم تھریسا جب واپس لوٹی تو ایک نیا چیلنج ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان کی اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگوں نے ان کی قیادت کے خلاف عدم اعتماد کی درخواست دے دی ہے۔ 1922 کمیٹی کے نام سے معروف کنزرویٹو پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرپرسن کو 48 اراکین پارلیمنٹ نے خط لکھ کر وزیر اعظم کی قیادت میں عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی قانون کے مطابق اگر 15% ارکان اعلیٰ قیادت سے غیر مطمئن ہیں تو اس کے خلاف ووٹنگ کرائی جا سکتی ہے۔
We've seen inaccurate speculation, people suggesting that the threshold had been reached when it hadn't. I've read from countless newspaper front pages that the threshold was reached a long time ago when it hadn't been. So no, I don't suppose it was a surprise, but obviously it was important to wait until there was confirmation that the process was actually triggered. Mr. Lewis, is this the end of the road for the Prime Minister? The Prime Minister is the right person to take us forward. We need to give her our full support. I hope colleagues will. Then we can get back to delivering for the country and she can get out to Europe and bang the table for the UK. And you'll be voting for it tonight? Absolutely. And would you urge colleagues to do the same? I would urge all colleagues to get behind the Prime Minister, give her their full support. It's the right thing for the country and it allows her and us as a country to focus on what we should be focused on. The domestic matters that people care about and getting the deal in Europe when she goes out to the EU tomorrow. Is Brexit a risk now, Mr. Lewis? अवामी सतह पर भी वजीर आजम थेरेसा मे को जबरदस्त मुखालफत का सामना है। मकामी लोगों को लगता है कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के मामले को लेकर ब्रिटेन अपनी तारीख के बदतरीन बहरान के दौर से गुजर रहा है और इस मुद्दे पर हुकूमत और अपोजिशन के साथ साथ अवामी सतह पर भी लोग दो खानों में तकसीम हो चुके हैं। तनाज़े के सबब बरतानवी पाउंड की कीमत निचले सतह पर पहुंच चुकी है। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मंगल को पार्लियामेंट में वोटिंग के जरिए मुआहदे की तौसीक होनी थी, लेकिन यकीन शिकस्त के पेश नज़र वज़ीर आज़म ने वोटिंग कराने का फैसला मुलतवी कर दिया। इस फैसले पर हुकूमत के हामी और मुखालफिन दोनों नाराज हैं और दोनों ग्रुप्स के दर्जनों लोग फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठा हुए और पुरजोर एहतजाज किया। दोनों ग्रुप के हाथ में अपने अपने मौक़िफ़ के बैनर थे और वो हक और मुखालिफ में नारे लगा रहे थे। दोनों ग्रुप का वोटिंग डालने के फैसले को वो सही नहीं मानते हैं। She's scared, she knows she's going to lose, and I think by deferring, I think that's very dangerous because the clock's ticking down and that leaves us closer and closer to crashing out with no deal. So I think it's deeply irresponsible of her to defer the vote. So I think putting the deal, the decision off, is just going to make it worse because there's going to be further uncertainty, further instability, and we've basically got to... अगर वोटिंग मुलतवी होने के बाद मुतबादिल तजवीज़ पर भी चर्चा तेज होने लगी है। फिलहाल इसके मुस्तकबिल को लेकर किसी तरह की राय ज़नी नहीं की जा रही है। ताहम माहिरीन 6 इम्कानात की निशानदेही कर रहे हैं। पहली सूरत यह है कि कोई मुआहदा ना पाए या फिर मुआहदे पर नए सिरे से रायशुमारी की जाए। इसके अलावा एक इम्कानात कुछ ये भी हैं कि बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान फिर से मुज़ाकरात शुरू हों। पार्लियामेंट को तहलील करके नए इंतखाबात के इम्कान को भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता है। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी पेश हो सकती है या फिर इसको लेकर दोबारा आवाम की राय भी ली जाए और नया रेफरेंडम कराया जाए। मुजाहरों और एहतजाज के दबाव में फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों ने मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे और टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद एहतजाज को रोकने के लिए उन्होंने हुकूमत से कसीर जहती फलाही इक़दाम उठाने के लिए कहा है। मुल्क में खासतौर मुल्क के नाम अपने पैगाम में फ्रांसीसी सदर ने कहा है कि 2019 से मुल्क के सभी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 100 यूरो का इजाफा किया जाएगा। पुरतशद्दुद मुजाहरों की तनकीद करते हुए उन्होंने माना कि मुजाहरीन की नाराज़गी कई एतबार से जायज़ है और इस फैसले से गरीब और सुबकदोश मुलाजमीन को फ़ायदा मिलेगा। सदर ने अपनी तकरीर में पेंशनर्स के टैक्स में इजाफे को मनसूख करने के साथ ही ओवर टाइम पर भी टैक्स नहीं लगाने का ऐलान किया है। Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. हम ऐसा फ्रांस चाहते हैं जहां हर कोई अपने काम की बदौलत इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। हमारी रफ्तार धीमी रही। Très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique. मैं इस मामले में तेजी से बदलाव चाहता हूं। मैंने हुकूमत और पार्लियामेंट से कहा है कि जो जरूरी है वो फौरन करें ताकि हर कोई अपनी तनख्वाह से अच्छी जिंदगी गुजार सके। नाज़रीन, इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही। देखते रहिए जी सलाम।